सैलरी, ठीक है। कल चैप्टर हमने 4, 11 और 13 कुछ एडजस्टमेंट्स हमने की थी, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर आता है? लेट्स सी, टेस्ट अभी आपको मिलता है, आपको क्या होते हैं आपके साथ। तो मम्मा कल दी गल कर तो परेशान क्यों हो रहे हैं? फिर कहते हैं हमारी लिसनिंग प्रॉब्लम्स नहीं है। सुन तो लेते हैं पहले बात। टेस्ट विल बी अराउंड 35 मार्क्स का टेस्ट होगा, अच्छा खासा टेस्ट है। और आपको कल बिफोर क्लास टेस्ट मिल जाएगा, आप उसको ले जाइएगा, घर से कर लीजिएगा, यहाँ बैठे करना कर लीजिएगा, चीटिंग करके करना कर लीजिएगा, क्योंकि होना तो फिर भी नहीं है आपसे। अल्टीमेटली आपने नेक्स्ट डे बिफोर क्लास शहबाज को टेस्ट सबमिट करवा देना है, उसको वापस कर देना है आपने। इज्जत से निकाला है यार, अब ये ना पूछिए मुझे क्यों निकाला। अब हम स्टार्ट करने लगे अपना नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी की हम बात करने लगे हैं। इनकम टैक्स में तकरीबन आप लोग सफ़र कर रहे होते हैं और न्यूमेरिकली आपको प्रॉब्लम फेस होती है कि न्यूमेरिकली कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बट द थिंग इज़ दैट अगर आपको सैलरी के ऊपर ग्रिप हो जाती है न्यूमेरिकल्स करने पे, इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपके पास पिछले 27 अटैम्प्टों में अराउंड 21 के करीब सवाल हैं जो कंबाइंड आए हुए हैं। उन हर सवाल में से अगर आप सैलरी का पोर्शन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो अराउंड 70% हर सवाल में जो एडजस्टमेंट्स है वो सैलरी की होती हैं। बाकी 3 हेड्स ऑफ इनकम जो है वो हमारे क्या कर रहा होता है, वो रिमेनिंग पूछ रहा होता है, बट मेजर किसका एरिया आता है? सैलरी का आता है। और ये वो हेड ऑफ इनकम है जिसमें से थ्योरेटिकल एप्लीकेशन जो है एग्जामिनर की बहुत कम है। ज़्यादा इसमें से क्या पूछ रहा होता है, वो न्यूमेरिकली पूछ रहा होता है, तो इसको हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। कीबोर्ड भी नहीं है, क्राइसिस ही बड़े हैं भैया, हमारा कैंपस अभी नहीं है, क्राइसिस हैं बहुत अमीर लोग। इसको जो लगा दे। नहीं नहीं, हम जस्ट मुझे कीबोर्ड चाहिए। नहीं कीबोर्ड ही नहीं काम करता भाईजान क्या? कोई कीबोर्ड ले बाकी बाहर से, कोई कीबोर्ड ले बाकी बाहर से। चलो माउस भी साथ लेके। सैलरी के जो हमने अराउंड न्यूमेरिकल्स करने हैं, जितने भी पास्ट पेपर्स में न्यूमेरिकल्स हैं, अराउंड आप इसकी अगर आप बात करें तो ये बनते हैं गालिबन अभी तक के, और स्प्रिंग 2009 से लेके अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं उसमें सैलरी के एक्सपेक्टेड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं 17 सवाल बनते हैं। 17 क्वेश्चन हैं ये जो सैलरी के हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे करवा के भेजने, कुछ आज और कुछ कल। इनके बाद आपकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो 100% क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आप कोई भी न्यूमेरिकल पकड़ लें, न्यूमेरिकल 17 नंबर का है, 15 नंबर का है, 20 नंबर का है, उसमें सैलरी की जो वेटेज है वो मोर देन 70 या 70 के करीब ही आ रही होती है। यहाँ पे आप इन्हें ग्रिप कर लें सैलरी को, आपके इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको कभी भी किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। सो द थिंग इज दैट आपने क्या करना है, क्या करना है, माउस का ठीक है भाई, मैं कर लूँगा।
मैं कर लूँ गल्ला का वास्ते, जा तू कैमरा मैन बंद साड़ी मरियम नवाज, ठीक है। सैलरी क्या होती है इसको देखते जाते हैं। इसमें 2-3 ऐसे एरियाज़ हैं जो थ्योरेटिकल आते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो न्यूमेरिकली यहाँ पे टेस्ट हो रही होती है। आपके पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उन 5 हेड्स ऑफ इनकम में से 3 हेड्स ऑफ इनकम ऐसे हैं जो टेस्ट होते हैं एक्रूवल बेसिस के ऊपर, और 2 हेड ऑफ इनकम ऐसे हैं जो टेस्ट होते हैं रिसीट बेसिस के ऊपर। सिर्फ 2 हेड्स ऑफ इनकम जो रिसीट पे टैक्स होंगे, बाकी 3 हेड्स ऑफ इनकम ऐसे हैं जो टैक्स होंगे एक्रूवल बेसिस के ऊपर। एक सैलरी, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 2 रिसीट में हैं, बाकी प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और बिजनेस, ये 3 क्या होंगे आपके एक्रूवल बेसिस पे चलेंगे। सबसे पहले सैलरी रिसीट बेसिस पर टैक्स होती है। रिसीट किसे कहते हैं? अगर आप रिसीट का वैसे मतलब लें, इसका मतलब है जो चीज़ आपको रिसीव हो रही है, जो आप पकड़ रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, ये रिसीट है। बट टैक्स में रिसीट को एक्सप्लेन किया गया है, और रिसीट की डेफिनेशन 2 नंबर में पेपर की आ सकती है कि डिफाइन रिसीट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक बताएं रिसीट क्या होती है। तो रिसीट की डेफिनेशन याद करने के लिए ये एक्रोनिम याद कर ले, MAP, मैप। अगर आपको मैप याद हो जाता है तो ये डेफिनेशन है, क्रैम भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको डेफिनेशन जो है वो याद हो जाएगी। एम से क्या बनेगा? मेड अवेलेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेड अवेलेबल? कि आपने वो अमाउंट, वो बेनिफिट, कोई भी ऐसी चीज़ थी वो क्या कर दी है? अवेलेबल कर दी है एम्प्लॉय को। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय कहता है मुझे चेक दे दें, आपने उसको चेक इशू कर दी है, उसने अपनी पॉकेट में चेक पकड़ा हुआ है, चेक पकड़ के बैठा हुआ है, वो उसको इन कैश करवाए ना करवाए, उसको लेके फिरता रहे, वो किसी और को दे दे, वो चेक घुमा दे, हमने उसको अवेलेबल कर दिया, ये क्या होगा कि हमने उसको वो चीज़ अवेलेबल कर दी है, ये उसकी रिसीट ट्रीट होगी। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि हमने जून में उसको चेक इशू किया हुआ है, उसके पास जून में चेक था, उसने जाके अगस्त में उसको कैश करवाया है, कहेगा जी पैसे तो मुझे अगस्त में आए हैं, इनकम तो मेरी अगस्त में होनी चाहिए। हम नहीं मानेंगे। हम कब मानेंगे? जब उसने वो चेक उसको अवेलेबल हो गया था। जब भी कोई बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा हम क्या कह देंगे कि ये आपने रिसीट कर दी है। ए से बनेगा एक्चुअली पेड, के हकीकतन उसने वो अमाउंट पकड़ ली है, रिसीव कर ली, उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर वगैरह हो गई है। और पी से बनेगा पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय के बिहाफ पे आपने कोई अमाउंट वगैरह क्या कर दी है? पे कर दी है। आपने किसी की मेंबरशिप ली हुई है, आपने कहा यार मेरी सैलरी में से पैसे काट के यहाँ पे दे देना, आपकी सैलरी में से आपके पैसे काट के वहां पे दिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपको ही अमाउंट मिल रही है तो आपकी ही क्या होगी? सैलरी ये कंसीडर हो रही होगी। या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मेरे घर वाले बीमार हो गए, एम्प्लॉय तो आप हैं, इलाज करवा दें, और इलाज करवा देते हैं, आपके भी यहाँ पे पेमेंट हो रही है, ये क्या होगी? आपकी रिसीट ही कंसिडर हो रही होगी। तो रिसीट क्या होती है? डेफिनेशन क्या है? आप किताब खोलेंगे अजीबो अमीर सी लगती है लेकिन याद नहीं होती, रटा मारना पड़ता है। MAP याद हो जाएगा, मैप। मैप इज इक्वल टू रिसीट। 2 नंबर की पास पेपर में 1 दफ़ा आई हुई है, अगर अब आ जाए तो आप इसको लिख लीजिएगा। रिसीट किसे कहते हैं? मैप को। मेड अवेलेबल, एक्चुअली पेड एंड पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ये हमारी क्या कहलाती है? रिसीट कहला रही होती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद चूंकि हम सैलरी पढ़ रहे हैं, सैलरी में 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है एम्प्लॉयर। ये जो आपको नजर आ रहा है इसकी आपने याद कुछ नहीं करना इसमें से, ये पेपर में नहीं पूछता एम्प्लॉय कौन होता है, एम्प्लॉयर कौन होता है। एम्प्लॉय कौन है? वो बंदा जिसको हायर किया गया है, जो काम करेगा, जिसको सैलरी मिलेगी, जिसको रेम्यूनरेट किया जाएगा, वो क्या होता है? हमारा एम्प्लॉय। मजदूर, मुलाजिम, नौकर, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा एम्प्लॉय कहला रहा होता है। एम्प्लॉयर कौन है? जिसने बंदे को हायर किया है, जो बंदे को रिम्यूनरेट कर रहा है, जो बंदे को पैसे दे रहा है, जो बंदे को रकम दे रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा एम्प्लॉयर कहला रहा होता है। और एम्प्लॉयमेंटशिप फिर क्या होती है? एम्प्लॉयमेंटशिप में नौकरी कर रहे हैं आप, काम कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ शामिल होगा? इसमें अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या कोई भी आपके पास मैनेजरियल पोजीशन, कोई भी मैनेजमेंट का ऑफिस आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो आप क्या कंसीडर होंगे? आप एम्प्लॉयमेंटशिप में कंसीडर हो रहे होंगे। या आपके पास कोई भी ऐसा ओहदा है, कोई भी ऐसी रकम है जिसकी वजह से आपको कोई फिक्स अमाउंट या कोई सर्टेनेबल अमाउंट मिल रही है 6 महीने बाद, साल बाद, वो भी क्या होगी? आपकी एम्प्लॉयमेंटशिप में आएगी। या कोई पब्लिक ऑफिस आप होल्ड कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, वो भी क्या होगी? आपकी एम्प्लॉयमेंटशिप में आ रही होगी। जो आपके MNA MPs हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, इनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो क्या होती है? इनकी एम्प्लॉयमेंटशिप में आ रही होती है। अब कोई बेनिफिट्स अगर आपको रिसीव हो रहा है, हम उसे कब ट्रीट करते हैं कि ये बेनिफिट आपको रिसीव हुआ है? जब एम्प्लॉय खुद आपको पे कर दे, या एम्प्लॉयर खुद पे कर दे, या उसका एसोसिएट कोई आपको पे कर दे, या आपके किसी एसोसिएट को कोई बेनिफिट वगैरह पे किया गया, इसका मतलब है वो बेनिफिट आपको मिल गया। आप काम कर रहे हैं इत्फाक मिल में, ठीक है,
इत्फाक मिल भी उनकी है, इत्फाक हॉस्पिटल भी उनका है, वो आपको कोई बेनिफिट दे दें इसका मतलब आपका बेनिफिट रिसीव हो गया। इत्फाक हॉस्पिटल वाले जो उनके एसोसिएट हैं अगर वो कोई आपको बेनिफिट दे दें इसका मतलब ये भी क्या है, आपको ही बेनिफिट मिला है। या आपके बिहाफ पे इत्फाक हॉस्पिटल वाले हैं आपके बच्चे का फ्री वो जो है ट्रीटमेंट करवा देते हैं, ये भी क्या होगा, ट्रीट आपका ही बेनिफिट ट्रीट होगा कि आपने ही रिसीव किया है। तो ये सारा कुछ क्या होता है, आपका रिसीट कहला रही होती हैं। पेपर में ये भी नहीं आएगा। अच्छा, पेपर में हमने अभी पढ़ा है कि ये टैक्स होता है रिसीट बेसिस के ऊपर। रिसीट का मतलब क्या होता है, मिलना, वसूल करना। एक्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्स हो सकती है, उसकी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर सैलरी आपको एरियर्स में मिल रही है फिर सैलरी आपकी किसके ऊपर टैक्स होती है, एक्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्स होती है। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ एरियर के, फॉर एग्जांपल आप 2022 में थे, 2022 में आपने काम किया, काम आपने कितने महीने किया है, 12 महीने की है। आपको सैलरी कितने महीने की मिली, 10 महीने की मिली। आप क्या 12 महीने की इनकम पर टैक्स पे करेंगे, नहीं। ये क्योंकि सैलरी किस पे टैक्स हो रही है, 10 महीने की इनकम पे टैक्स हो रही है, तो आप 10 महीने की इनकम के ऊपर क्या करेंगे, टैक्स पे कर रहे होंगे, ऐसा ही होगा। अब 2023 में आ गए आप, 2023 में भी 12 महीने ही काम किया आपने। कितना काम किया, 12 महीने ही काम किया, लेकिन ये भी 12 महीने सैलरी मिली आपको, प्लस 2 महीने इस साल के भी यहां पे मिल गए। अब कितनी सैलरी मिली है आपको, 14 महीने की मिली है। अब आपसे टैक्स किसके ऊपर लिया जाएगा, 14 महीने की सैलरी पे लिया जाएगा। क्या अब आपको टैक्स ज्यादा नहीं पे करना पड़ जाएगा। अब कोई अमाउंट आपको एक्रूवल में मिल रही है, एरियर्स में मिल रही है, बकाया जात थे, जिसकी वजह से आपका अब टैक्स ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे कमिश्नर के पास कि पाइन गलती हो गई है, माफ करो। तो वो क्या करेगा, कहेगा ठीक है यार आपको वाकई टैक्स ज्यादा मिल रहा है, अमाउंट भी एरियस में थी, तो इसको रिसीट की बजाय कहां टैक्स कर दो, आप एक्रूवल बेसिस पर टैक्स कर दो। इस साल भी आप 12 महीने की इनकम के ऊपर टैक्स दो जो इस साल की एक्चुअल है, और ये जो 2 महीने हैं इनको प्रीवियस ईयर की इनकम के मुताबिक ही टैक्स कर दो, हम आपको एक्रूवल बेसिस के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। तो जब आपको एरियर्स में कोई अमाउंट मिल रही होती है फिर वो टेस्ट होती है एक्रूवल बेसिस के ऊपर, अदरवाइज जितनी भी अमाउंट मिलेगी वो किसके ऊपर टैक्स होगी, आपकी रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स हो रही होगी। एक एक्सेप्शन है, और उसमें एरियर्स है, बकाया जात, और कमिश्नर से उसकी अप्रूवल लेने के बाद ही आप टैक्स कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप उसको टैक्स नहीं कर सकते। गॉट इट। उसके बाद एक सवाल नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर कि मिस्टर बिलाल एक पाकिस्तानी सिटीजन है, रिसीट बेसिस की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जिस सवाल में आई है वो ऑटम 17 का सवाल है मिस्टर तकी अहमद का, वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड न्यूमेरिकल बाय स्टूडेंट्स है हिस्टोरिकली, और वो रिसीट बेसिस का सबसे बेहतरीन न्यूमेरिकल है जो एग्जामिनर ने पूछा हुआ है मिस्टर तकी अहमद का, जो हम यहाँ पे कर रहे होंगे, और उसमें सैलरी का पोर्शन वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन था जो वहाँ पे गिवन था। देखते हैं इसको। बिलाल अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज वर्किंग विद पीएमएक्स प्राइवेट लिमिटेड एज देयर हेड ऑफ ट्रेजरी फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। पिछले 15 सालों से क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है एज अ हेड ऑफ ट्रेजरी। ही हैज़ प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2023। उसने ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की है जून 30 2023 के लिए। हिज सैलरी वॉज ₹3 लाख पर मंथ, उसकी 3 लाख पर मंथ सैलरी थी जिसमें तमाम अलाउंसेस शामिल थे टिल 30 जून 2022, विच वॉज इंक्रीज टू ₹4 लाख पर मंथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई। यकम जुलाई से सैलरी कितनी होगी है उसकी, 4 लाख होगी है, लाख का उसको इंक्रीमेंट मिला है। सैलरी एंड अलाउंसेस आर डिपॉजिटेड इनटू ईच एम्प्लॉयज बैंक अकाउंट ऑन द 8th वर्किंग डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, कि हर महीने की सैलरी अगले महीने की 8 तारीख को आपके अकाउंट में जाएगी। इट मीन्स कि आपने जून के महीने में काम किया, सैलरी कब मिलेगी, जून की, जुलाई में, जुलाई के मंथ में काम किया, सैलरी कब मिलेगी, अगस्त में, अगस्त से कब मिलेगी, सितंबर में। ऑन 31 दिसंबर बिलाल ऑप्टेड फॉर अर्ली रिटायरमेंट, बिलाल ने क्या कर लिया, अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, एंड फाइनल सेटलमेंट वाज मेड ऑन 8 जनवरी, और जिसको आखिरी अमाउंट मिली है, आखिरी पेमेंट मिली है, कब मिल रही है, 8 जनवरी को मिल रही है। कंप्यूट मिस्टर बिलाल टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2023, हमने बताना है कितनी इसकी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। अब सवाल है हमारे लिए रेलेवेंट कौन सा ईयर है, रेलेवेंट ईयर है मेरे पास टैक्स ईयर 2023। ये शुरू कब हो रहा है, ये शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2022 को, ख़त्म होगा 30 जून 2023 को। अब इस ईयर में कौन कौन से मंथ आएंगे, इस ईयर में मंथ आ रहे होंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी।
ये इसका रेलेवेंट पीरियड है बिकॉज इसने क्या कर लिया, इसने रिटायरमेंट ले लिया है दिसंबर में। अब यहाँ पे इतने महीनों की सैलरी इसको रिसीव हुई है, इतने महीनों की सैलरी इसको रिसीव हुई है। जुलाई में कितने पैसे मिले हैं इसको, 3 लाख, बिकॉज वो जून की सैलरी थी, कब रिसीव हुई, जुलाई में। फिर यहाँ पे 4 लाख मिले हैं इसको, यहाँ भी 4 लाख मिले हैं, इधर भी 4 है, रिमेनिंग जो इसको है 5 महीने की वो 4 मिली है। तो अब इसको टोटल सैलरी कितनी मिली है, 27। ये इसकी बनेगी सैलरी रिसीव्ड, इसके ऊपर क्या किया जाएगा, इसका टैक्स पे किया जा रहा होगा। एक्चुअल कितनी अमाउंट मिली है इसको, 27 लाख रिसीव हुई है फॉर दैट ईयर, इस पे क्या करेगा वो टैक्स पे कर रहा होगा। तो सैलरी हमेशा किसके ऊपर टैक्स होती है, रिसीट बेसिस के ऊपर सैलरी जो है आपकी टैक्स हो रही होती है। ठीक है, मिस्टर तकी अहमद रेफरेंस लिख लें, उसकी सबसे इस कंसेप्ट की सबसे अच्छी एप्लीकेशन जो है मिस्टर तकी अहमद के सवाल में आई है, ऑटम 17 का सवाल है ये। उसके बाद ये सैलरी की डेफिनेशन है जिसको देख के आप लोगों को लगता है शायद हमें याद करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी है, अगर याद नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे कि सैलरी में क्या कुछ शामिल होता है, ये याद नहीं करनी है आपने। जो इसने पूरी डेफिनेशन लिखी है ना कि सैलरी में क्या कुछ शामिल है, अगर मैं इसको ट्री पे लेके आऊँ तो ये जो आपको ट्री नज़र आ रहा है सामने, ये सैलरी की डेफिनेशन है कि सैलरी में क्या कुछ इंक्लूडेड है। सैलरी में क्या कुछ इंक्लूड है, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, ओवर टाइम, लीव पेमेंट, ये तमाम चीज़ें सैलरी का पार्ट बनती हैं। उसके अलावा जो अलाउंसेस वगैरह मिल रहे होते हैं वो सैलरी का पार्ट बनते हैं, जो आपको परक्विजिट्स वगैरह मिल रहे होते हैं वो सैलरी का पार्ट बनते हैं, जो आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी होता है वो सैलरी का पार्ट बनता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो इसमें आता है, और एंड पे एम्प्लॉय शेयर स्कीम इसमें आ रही होती है। तो जो आपको ये ट्री बना हुआ है इसमें हमने हर एक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट देखना है, हमने हर एक एडजस्टमेंट को समझना है, रूल्स हमने याद करने हैं। तो इसलिए ये डेफिनेशन हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी सैलरी कंप्लीट होगी तो बाय द एंड इसमें जितनी बातें की हुई हैं ये सारी क्या हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी, इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ आता है क्या कुछ नहीं आता। रिमेंबर, जब सैलरी वगैरह मिल रही होगी, जो मिलती है सैलरी बेसिक पर मंथ हम लेते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। रिमेंबर, न्यूमेरिकली इसकी टेस्टिंग होनी है। न्यूमेरिकली हम इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, हमारे पास 2 कॉलम बनेंगे, हमने 2 कॉलम्स में डाटा अपना लेके चलना होता है हमेशा से। ये वाला जो कॉलम है आपका ये होता है फाइनल कॉलम, और यहाँ पे हम अमाउंट वो लिखते हैं जो टैक्सेबल होती है, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होना होता है। और ये वाला कॉलम कौन सा होता है, ये वाला कॉलम होता है वर्किंग के लिए, जिसके अंदर हमने वर्किंग करके हमने रूल्स वगैरह जो है वो अप्लाई करके बताना होता है कि ये रूल्स है, इसमें ऐसे एप्लीकेशन होगी, ये सब कुछ हमने क्या करना है यहाँ पे बताना होता है। ठीक है अब आपको मिलेगी बेसिक सैलरी पर मंथ जितनी भी होगी, आप लिखेंगे जी 1 लाख इंटू 12। अगर वो अमाउंट सारी की सारी टैक्सेबल है तो आपने किस कॉलम में लिखनी है, 1.2 मिलियन आप इस कॉलम में लिखेंगे। अगर आपको कल की क्लास याद हो, कल मैंने बताया था कि एग्जामिनर कहते हैं कि बच्चों को प्रेजेंट नहीं करना आता, बच्चों को लिखना नहीं आता कैसे है कैसे नहीं है। दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन, कि आपको पता होना चाहिए कौन सी अमाउंट आपने कहाँ पे लिखनी है, कौन सी अमाउंट आपने कहाँ पे चार्ज करनी है। ये जो कॉलम होगा यहाँ पे हमेशा क्या आएगी, आपकी फाइनल अमाउंट आ रही होगी जो होती है। यहाँ पे आपने क्या करनी है, वर्किंग करनी है, और ये 2 कॉलम की वर्किंग्स होती है आपके न्यूमेरिकल्स में इन्वॉल्व होती है। इनर मोस्ट कॉलम में हम रूल्स अप्लाई कर रहे होते हैं, आउटर मोस्ट कॉलम पे हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी टैक्सेबल अमाउंट शो कर रहे होते हैं। शुरू करते हैं, अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। सैलरी में हमें क्या मिल रहे हैं, सिर्फ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सैलरी में हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ बेनिफिट्स को टेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें मिल रहे हैं। आप एम्प्लॉय के पास काम करते हैं, सैलरी पे करते हैं, बेनिफिट है। मेडिकल अलाउंस दे रहा है, बेनिफिट है। गाड़ी दे दी है, बेनिफिट है। घर दे दी है, बेनिफिट है। तो ये बेनिफिट्स हैं, इन बेनिफिट को हमने क्या करना है, टैक्स करना है, क्या ये टैक्सेबल है या नहीं है, वो हमने क्या करना है यहाँ पे देखना है। तो रिमेंबर, एक बेसिक रूल लिख लें सैलरी के लिए कि कोई भी बेनिफिट जो आपको आपके पर्सनल मकासद के लिए मिलेगा ना, वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। कोई भी ऐसा बेनिफिट जिससे आपको आपका पर्सनल मकसद हासिल हो रहा है, वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। एनी बेनिफिट गिवन फॉर योर पर्सनल पर्पस, वो क्या है, टैक्सेबल है। और वो बेनिफिट्स जो आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए दिए जा रहे हैं वो एग्जैम्प्ट है। ऑफिस में चाय पिला दी जाती है, बेनिफिट तो है बट ये एग्जैम्प्ट है। वो बेनिफिट्स जो ज़ाती मकसद के लिए मिल रहे हैं वो क्या होंगे, आपके हमेशा टैक्सेबल हो रहे होंगे।
तो बेनिफिट्स दो तरह के मिलेंगे आपको, एक होंगे फिक्स अमाउंट, फिक्स इन नेचर के, दूसरे होंगे वेरिएबल अमाउंट के, वेरी इन नेचर के होंगे। जो फिक्स इन नेचर के होंगे वो हमारे क्या कहला रहे होंगे, अलाउंसेस कहला रहे होते हैं, और जो वेरिएबल नेचर के होते हैं वो हमारे क्या कहला रहे होते हैं, परक्विजिट्स कहला रहे होते हैं। अलाउंसेस क्या होते हैं, फिक्स अमाउंट है, हर महीने मिलनी है और तकरीबन हर एम्प्लॉय को मिलनी है। अगर 100 बंदे काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम मेडिकल अलाउंस देंगे, तो 100 के 100 को क्या दे रहे होंगे, मेडिकल अलाउंस दे रहे होंगे, और पर मंथ मिल रहा होगा, कैश की फॉर्म में मिल रहा होगा। और रिमेंबर, अलाउंसेस में से कोई किसी किस्म के एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो अलाउ नहीं होते, आप अलाउंसेस में से खर्चे लेस नहीं करवा सकते। ये चीज़ आपने क्या रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। पर्क्स क्या होते हैं, ये आपको बेनिफिट तो मिलते हैं बट ये कंटीजेंट होते हैं आपके रैंक से, आपकी पोजीशन से। आप जितने बड़े ओहदे पे होंगे आपको उतने बेनिफिट मिलेंगे, जितने छोटे ओहदे पे होंगे उतने कम बेनिफिट मिलेंगे। गाड़ी हर एम्प्लॉय को नहीं दी जाती, मैनेजर होगा उसे गाड़ी दी जाएगी, उसे घर दिया जाएगा, बिकॉज वो किससे अटैच है, उसकी पोजीशन से अटैच है। तो जो पोजीशन की बेस पे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पर्क्विजिट्स कहला रहे होते हैं। अलाउंसेस की बात करें, जो मेन अलाउंसेस हमारे सिलेबस में है, हमारे पास यूटिलिटी अलाउंस है, किट अलाउंस है, वॉशिंग अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, वर्किंग सप्लीमेंट अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, डीएनएस अलाउंस है, एंड ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस है, जिसे हम टीएडीए कह रहे होते हैं। मेन अलाउंसेस ये हैं। अगर पेपर में बात करूँ, पेपर में जो फ्रीक्वेंटली टेस्टेड अलाउंसेस हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको पेपर में आता है, ये पेपर में आता है, ये पेपर में आता है, ये पेपर में आता है, और ये पेपर में। ये अलाउंसेस हैं जो बाय द पेपर आपको पिछले 27 अटैम्प्टों में मिल रहे होंगे। रिमेंबर, अलाउंसेस ऊपर लिखा हुआ है कि को अलाउंस दिया जा रहा है वो हमेशा क्या होगा, टोटली टैक्सेबल होगा, जिससे आपकी ज़ात को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो हाउस रेंट अलाउंस आपको दिया जा रहा है, आप बेशक किराए के घर में रह रहे हैं, आप रेंट पे रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, आप घर में रह नहीं रहे, बन जा रहे हैं, आपको तो मिलेगा ना अलाउंस, ये बेनिफिट हो रहा है, ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। जितना अलाउंस मिलेगा आपसे क्या करेंगे, आप उसको अमाउंट को पकड़ेंगे, आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी इनकम में चार्ज हो जाएगी, आपकी इनकम का पार्ट बन रही होगी। सेम विद कन्वेंस अलाउंस, जो अलाउंस मिलेगा आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। डीएनएस अलाउंस क्या होता है कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए क्या दिया जाता है, ये आपको अलाउंस दिया जा रहा होता है। जितना मिलेगा अलाउंस ये भी क्या होगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। मेडिकल अलाउंस जो है, इसका रूल होता है कि आपको जितना मेडिकल अलाउंस मिलेगा, मेडिकल अलाउंस पकड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, जो अमाउंट आएगी इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम लेस करवा रहे होंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो क्या की जाएगी, आपकी इनकम में ऐड की जाएगी एज योर बेनिफिट। ठीक है, ये है मेडिकल अलाउंस का रूल। अब देखिए, ये मेडिकल अलाउंस का रूल, अगर मैंने मेडिकल अलाउंस को ट्रीट करना हो तो मैं कैसे करूँगा। ये मुझे मेडिकल अलाउंस मिला, फॉर एग्जांपल मुझे मिला जी 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ मुझे मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। अब मैंने रूल अप्लाई करने, तो मैं लिखूँगा 2,40,000 आ गया। अब ये मैं इनर कॉलम में रूल अप्लाई करूँगा, लेस करूँगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 1.2 मिलियन है, इसका हम लेंगे 10% कितना आएगा, 1,20,000 आएगा, वो हम लेस करवा देंगे। रिमेनिंग कितना बचा बेनिफिट, 1,20,000 का बेनिफिट बचा, ये सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इनको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये है हमारी न्यूमेरिकल्स की प्रेजेंटेशन जो काउंट कर रही होती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक चीज़ ध्यान से, ये गर्मी लग रही है, एसी ऑन करवा दो यार। अब ये ज़रा यहाँ पे देखिएगा, ये आपको बेनिफिट मिल रहा है, इसमें से हम ये एग्जाम्पशन लेस कर रहे हैं। ये जवाब पॉजिटिव आया है, ये जवाब पॉजिटिव है ना, तो हमने सैलरी में क्या किया, ऐड किया। अगर फॉर एग्जांपल ये 2,41,000 होती बेनिफिट और हम लेस कर रहे होते 2,60,000, क्या आना था जवाब, माइनस। अगर माइनस होता तो यहाँ पे कोई चीज़ ऐड नहीं होनी थी। ये चीज़ याद रखना कि अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे कोई चीज़ भी ऐड नहीं होनी थी। ये सिर्फ अगर बेनिफिट पॉजिटिव आएगा तो आप ऐड करेंगे, ज़ीरो हो जाए, नेगेटिव हो जाए, कोई चीज़ भी आप यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे होंगे। क्लियर है ये। सैलरी में एक्सपेंडिचर्स अलाउ नहीं होते, सैलरी में एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो अलाउ नहीं होते। ये इट इज़ जस्ट लाइक दैट, आप कहते हैं हाँ कितनी है जी 50,000 पर मंथ है, बट आने जाने में लगता है मेरा 5,000 पर मंथ, तो हाँ मेरे 45,000 है। ऐसा कभी हो सकता है, नहीं होता। सैलरी में एक्सपेंडिचर्स अलाउ नहीं होते।
उसके बाद हम चलते हैं परक्विजिट्स के ऊपर। परक्विजिट्स क्या होते हैं? ये वो बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल तो रहे हैं बट दीज बेनिफिट्स आर कंटीजेंट टू योर पोजीशन, आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आप जिस ओहदे पे हैं आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर आप उन ओहदों पे नहीं है तो आपको ये बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिल रहे होंगे। आप जितने हायर रैंक पे हैं बेनिफिट्स मिलेंगे, जितने लोअर रैंक पे हैं आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होंगे। सबसे पहले है मोटर व्हीकल्स प्रोवाइडेड, कार प्रोवाइडेड, या इस तरह की कोई गाड़ी वगैरह दी जाए। इसका हम क्या कर रहे होते हैं? इसका हमने बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट करना होता है। अब गाड़ी जो दी जाएगी ये आपको 3 पर्पस के लिए दी जा सकती है। आपको गाड़ी दे दी है सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए, कार दे दी है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि एसेट्स जो है ना, मैं एसेट्स की बात करता हूँ, एसेट्स का ट्रीटमेंट हम 2 तरह से लेते हैं। एसेट्स या तो हमें कंपनी क्या कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी, या हमें क्या दिए जाएंगे, यूज़ करने के लिए दिए जाएंगे। जब तक हम काम करेंगे हम उन एसेट्स को इस्तेमाल करेंगे, जब हम छोड़ के चले जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, उन एसेट्स को वापस कर देंगे। ये है यूज़ पर्पज़ के लिए। ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि ये एसेट्स आपको दे दिए गए हैं, आपके नाम कर दिए हैं। जब भी एसेट्स ट्रांसफ़र होते हैं तो इसका भी हम बेनिफिट निकाल रहे होते हैं। वो बेनिफिट क्या होता है कि उस दिन की हम लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, कि जो एसेट्स की ट्रांसफ़र की डेट है, जो एसेट्स की ट्रांसफ़र की डेट है, जिस दिन आपको एसेट दिया उस दिन इनकी मार्केट वैल्यू क्या थी, हम वो लेते हैं। आ गई? इसमें से हम लेस करते हैं कितनी आपने कॉस्ट पे की है, वो हम लेस करवाएंगे। वो लेस करवाने के बाद जो बेनिफिट होगा वो हम क्या कर देंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये है जब आपको एसेट दे दिया जाए, इस तरह से हम इसका बेनिफिट जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। गॉट इट? अब गाड़ी की बात करते हैं। गाड़ी अगर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ना, हम इस तरह ही ट्रीटमेंट लेंगे। आपके पास कहते जी मेरे पास 4 लाख रुपए गाड़ी लेनी है, आप चले गए अपने एम्प्लॉयर के पास, उसने कहा ठीक है यार गाड़ी ले लो 4 लाख रुपए की। आपने कहा ये गाड़ी मुझे दे दें, ऑफिस में खड़ी हुई है। उसने कहा इसकी मार्केट की कीमत जो है वो 6 लाख रुपये है। आज के दिन जब तुम गाड़ी लेने आए हो इसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में, 6 लाख, तुम मुझे क्या दोगे? हमने कहा मेरे पास 4 लाख है। आप उसको कितने दे देंगे? 4 लाख। कितने का बेनिफिट हुआ? ये 2 लाख का बेनिफिट है। ये क्या हो जाएगा, आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा। इट वॉज पॉसिबल कि आपको 6 लाख वाली गाड़ी 4 लाख में मिल सकती मार्केट से, नहीं पॉसिबल था। ये 4 लाख की गाड़ी क्यों मिली है आपको? बिकॉज आप उसके एम्प्लॉय थे, आप उसके मुलाजिम थे। दैट्स वाई आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। तो ये बेनिफिट है क्या हो जाएगा, आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा। अगर गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए दे दी है फिर उसका रूल क्या होगा? अगर गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए दी गई है तो वो 3 मकासद के लिए गाड़ी दी जा सकती है। यहाँ तो आपको गाड़ी दी जाएगी ऑफिशियल पर्पस के लिए, आएँ गाड़ी पकड़ें, काम करें, गाड़ी खड़ी करें, वापस अपनी साइकिल पकड़ें, घर जाएं। हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आता है तो साइकिल पे घर जाएं अपने। ये है सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए आपको गाड़ी दी गई है। क्या इससे कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है? किसी किस्म का बेनिफिट होगा? अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए गाड़ी प्रोवाइड की गई है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। देयर विल बी नो ट्रीटमेंट। दूसरा है, आपको गाड़ी प्रोवाइड करके दे दी गई है, गाड़ी दे दी गई है प्राइवेट पर्पस के लिए कि ये ठीक है गाड़ी घर रखो, इस्तेमाल करो, चलाओ 5-6 साल, बाद में हमें वापस कर देना, घर में जाओ एंजॉय करो। अब गाड़ियाँ चला रहे हैं प्राइवेट पर्पस के लिए, बेनिफिट ले रहे होंगे। इसका बेनिफिट जो है वो टैक्सेबल होगा। या वो आपको बोथ पर्पस के लिए भी गाड़ी दे सकता है। वो कह सकता है कि जी आप गाड़ी चलाएं, आप दफ्तर के काम भी बीच में कर लें, आप प्राइवेट मकासद के लिए भी गाड़ी चला लें, तो बोथ पर्पस के लिए भी। तो या तो आपको पर्सनल मकासद के लिए गाड़ी मिलेगी, या मिलेगी बोथ पर्पस के लिए, या मिलेगी आपको बिज़नेस यूज़ के लिए। अगर आपको बिज़नेस यूज़ के लिए गाड़ी मिल रही है तो रिमेंबर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर आपको बोथ पर्पस के लिए मिल रही है या पर्सनल पर्पस के लिए मिल रही है फिर हम इसका क्या लेंगे, ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। और वो ट्रीटमेंट क्या होगा? रिमेंबर, अगर एम्प्लॉयर ने, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉयर ने वो गाड़ी परचेज़ की है, वो गाड़ी क्या की हुई है, वो गाड़ी परचेज़ की हुई है, वो गाड़ी उसने ख़रीदी हुई है, तो उस वक़्त की जो कॉस्ट उसने पे की थी, क्या पे की थी? कॉस्ट। परचेज़ के ऊपर क्या है? कॉस्ट। ये भूलना नहीं है, ये गलती होती है, आई कैप यहाँ पे घुमाते हैं। परचेज़ कार पे क्या लेते हैं? हमेशा कॉस्ट लेते हैं।
अगर गाड़ी प्राइवेट पर्पस के लिए दी गई है तो हम उस कॉस्ट का 10% लेंगे और बेनिफिट जो है वो क्या कर देंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे। और अगर वो गाड़ी बोथ पर्पस के लिए दी गई है तो हम उस कॉस्ट का क्या लेंगे, 5% लेंगे, हम उसको सैलरी में बेनिफिट उसका ऐड कर देंगे। ठीक है। और अगर एम्प्लॉयर ने वो गाड़ी लीज पे ली हुई थी, परचेज नहीं की थी, तो लीज्ड कार की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, लीज्ड कार की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, हम उस फेयर मार्केट वैल्यू का या तो 10% ले लेंगे अगर प्राइवेट पर्पस के लिए है, या हम क्या ले लेंगे, 5% ले लेंगे और बेनिफिट जो है वो क्या कर देंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? एडजस्टमेंट नजर आ रही है आपको? अ कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ बिजनेस एंड पर्सनल यूज नजर आ रही है? ये कार के रूल की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एडजस्टमेंट पूछी जा रही है आज तक की, कि जिसमें गाड़ी प्रोवाइड की गई है। अब वो कहता है एक यूज कंपनी कार है, इसको पढ़ें, इसमें से इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कम है। अगर आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पर जाते हैं तो एडजस्टमेंट आसान है, अगर आप जाते हैं इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर तो फिर ये एडजस्टमेंट क्या है, बड़ी मुश्किल है। इसको ज़रा रीड करें, बताएं समझ आती है जल्दी से, शाबाश। समझ आई? ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है, क्योंकि उसने यहाँ पे 3 बातें मिक्स कर दी हैं। उसने ट्रांसफ़र भी दे दिया, यूज़ भी दे दिया, और उसने क्या दे दिया है, उसका डिस्पोजल भी दे दिया हुआ है। देखिए कहता है अ यूज कंपनी मेंटेन्ड कार फॉर बोथ बिजनेस एंड पर्सनल यूज़। इसका मतलब ये लाइन मुझे बता रही है कि जो भी मैटर होगा 5% का रूल लगना है, वो मैंने लेके जाना है यहाँ से। द कार वॉज प्रोवाइडेड टू हिम ऑन 1 जुलाई इन रिप्लेसमेंट ऑफ हिज प्रीवियस कार। गाड़ी कब दे दी गई है उसको? 1 जुलाई को दे दी गई है तुम्हारी ओल्ड कार की रिप्लेसमेंट की वजह से। दिस कार वॉज परचेज 3 years ago एट अ प्राइस ऑफ ₹1 million। यहां पे तो रूल लॉक हो जाएगा कि यहां पे अब मैं कॉस्ट लूंगा, जो भी कॉस्ट होगी वो रेलेवेंट होगी, उसका बेनिफिट क्या लिया जाएगा, यहां पर लिया जा रहा होगा। कितनी कॉस्ट है? 1 million है। आगे वो जो मर्जी अब बात करे, मुझे पता गाड़ी दी गई है, 1 million कॉस्ट है, बोथ पर्पस के लिए है, 5% लूंगा, क्या कर दूंगा, सैलरी में ऐड कर दूंगा। क्या ये गाड़ी साल के शुरू पे अवेलेबल थी? तो इसका मतलब 12 महीने का बेनिफिट है, 12 महीने का बेनिफिट लेके ही ऐड किया जाएगा। अगर ये ड्यूरिंग द ईयर दी जाती, लेट्स सपोज गाड़ी देते वो नवंबर में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8 महीने का बेनिफिट लेके मैं ऐड कर रहा होता। 1 million इंटू 5% इंटू 8/12, जो जवाब आता मैं वो यहाँ पर ऐड कर रहा होता। तो अगर गाड़ी प्रोवाइड की गई है, अगर वो ईयर के स्टार्ट में थी, फुल द ईयर रही है, तो पूरा सारा बेनिफिट आएगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपको प्रोवाइड गाड़ी की गई है, तो फिर हम उसके बेनिफिट को क्या कर रहे होंगे, टाइम प्रोपोर्शनेट कर रहे होंगे। लिख लें, कार का बेनिफिट टाइम प्रोपोर्शनेट होता है। आपने डेट देखनी है, किस डेट पे गिवन किया गया है और किस डेट पे नहीं गिवन किया गया। ये एक होगी बात। आगे कहता है जी, हाउ एवर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार ऑन 1 जुलाई वॉज ₹8 लाख। क्या ये रेलिवेंट है? ये इररेलिवेंट है। ये फेयर मार्केट वैल्यू हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। फिर कहता है जी, ऑन 1 सितंबर 2022 इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट AEL ट्रांसफर द प्रीवियस कार टू मुकर्रम फ्री ऑफ कॉस्ट।
पिछली गाड़ी जो है थी पुरानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द कार एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वॉज ₹4,00,000 वेयर एज इट्स बुक वैल्यू वॉज ₹2,00,000। मार्केट में कीमत 4,00,000 किसी गाड़ी की, बुक्स में उसकी कीमत कितनी थी हमने रिकॉर्ड की हुई है 2,00,000 की हुई है, गाड़ी ट्रांसफर कर दी है। रूल क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन दी है ट्रांसफर की उस दिन पे क्या थी 4,00,000। इससे कितनी पॉस्ट की है, कितना बेनिफिट, ये भी क्या हो जाएगा इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। WDV बुक वैल्यू ये सारी क्या होती हैं, इररिलेवेंट होती हैं, इनको हम टेकअप नहीं करते। और एंड पे कहता है जी 1 जून को मुकरम ने गाड़ी सोल्ड कर दी अपने नेबर को 3.5 लाख रुपए की। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इससे हम कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है जो गाड़ी की आई है, जिसमें उसने तीनों स्नैरियोस क्या कर दिए, इकट्ठे डाल दिए हैं। गाड़ी यूज़ के लिए भी दे दी है, गाड़ी ट्रांसफ़र भी कर दी है, और एक गाड़ी बिकवा भी दी है उसने। तो जो गाड़ी उसने बेची है खुद, उसका बेनिफिट जो है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। जो गाड़ी यूज़ करने के लिए दी गई है उसका ट्रीटमेंट लेंगे, और जो गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी गई है उसका भी हम क्या ले रहे होंगे, ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। इज दैट क्लियर, पक्की बात है? नहीं होता। ये क्लियर है? चले आगे। आगे है अकोमोडेट करना, अकोमोडेशन दे देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकोमोडेशन? घर प्रोवाइड कर दिया। अब क्या घर हर एम्प्लॉय को दिया जाता है? द आंसर इज नो। जो जितने बड़े एम्प्लॉयज़ होंगे उनको ही घर दिया जाएगा। अब इसका बेनिफिट हमने लेना होता है क्या है और क्या नहीं है। सिंपल सी बात है, जो भी घर प्रोवाइड किया जाएगा उसका बेनिफिट हम लेंगे जितनी उस घर की अमाउंट पे की जा रही है बाय द एम्प्लॉयर। जो एनुअल रेंट पे कर रहा है, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो लेंगे, या 45% ऑफ बेसिक सैलरी लेंगे। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो हायर अमाउंट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, सैलरी में ऐड हो जाएगी। एंड अगर किसी मुफस्सिल एरिया में घर दिया गया है तो फिर हम क्या ले रहे होते हैं, 30% कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर पेपर में कोई हुआ मुफस्सिल एरिया, वो क्लियरली क्या करेगा, वो बताएगा कि ये मुफस्सिल एरिया में घर दिया जा रहा है। ठीक है, रिमोट एरियाज जो बड़े शहरी इलाके नहीं हैं उनकी बात होगी। जो हायर अमाउंट है वो क्या होगी, टैक्सेबल हो रही होगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जैसे ये सवाल है, तेरे मिस्टर क्रिएटिव जो है, ही इज़ वर्किंग एज डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज एट आर्टिस्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हिज इनकम ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर। मंथली कैश रेम्यूनरेशन है, बेसिक सैलरी पर मंथ है 3,00,000 रुपया। 3,00,000 इंटू बात करेंगे उसकी सैलरी आ जाएगी। यूटिलिटीज अलाउंस कितना है, 15% ऑफ बेसिक सैलरी है। 36,00,000 सैलरी बनेगी, उसका 15% लेंगे, ये आ जाएगा यूटिलिटीज अलाउंस ऐड हो जाएगा। मैडम 12% ऑफ बेसिक सैलरी क्या लेंगे, 36,00,000 का 12% लिया, अलाउंस आ गया, उसमें से 10% ऑफ सैलरी लेस किया, रिमेनिंग बेनिफिट ऐड हो गया। ये ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर बी में कहता है, ही वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग बेनिफिट्स इन अकॉर्डेंस विद हिज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो क्या किए गए हैं, उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसकी एम्प्लॉयमेंटशिप के तहत। कौन कौन से हैं, कि उसको रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन दी गई है बंगलों में जो 500 स्क्वायर यार्ड प्लॉट ऑफ लैंड पे मुश्तमिल है। रेंट फ्री अकोमोडेशन दी गई है। रेंट फॉर अ कंपेरेबल अकोमोडेशन फैसिलिटी इन द विसिनिटी इज़ 1,50,000 पर मंथ। जो साथ वाला घर है उसका रेंट कितना है, 1,50,000 पर मंथ है। अब इसका क्या करेंगे, रूल है 45% ऑफ बेसिक सैलरी या फेयर मार्केट वैल्यू या एनुअल लेटिंग वैल्यू, विच एवर इज़ हायर, वो हम लेके ऐड कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, सैलरी का ले लेंगे 45%, और किससे कंपेयर करेंगे, किसी से भी कंपेयर नहीं करेंगे, किसी से भी कंपेयर नहीं करेंगे। उसने कहाँ पे कंफ्यूज किया, उसने कहा है कि जो साथ वाला प्लॉट है उसका रेंट कितना है, 1,50,000 पर मंथ है। हमें तो साथ वाले से कंसर्न ही नहीं है, हमारा कंसर्न है कि कौन सी प्रॉपर्टी दी गई है, उसका रेंट क्या है, हमारा उससे कंसर्न है।
जो साथ वाला है उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। आई कैप इस पॉइंट में ये गेम खेलते हैं। बच्चों ने क्या किया होगा, सैलरी ली होगी 45% और इसका क्या किया होगा, वैल्यू ली होगी 1.5 लाख पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट की होगी और कंपेयर किया होगा, हायर जो लिया होगा गलत कर गए होंगे, ये नहीं होना था। क्योंकि रूल क्या कहता है कि जो सा घर दिया है उसका रेंट है। दो घर आपस में अगर साथ साथ है ना, दोनों का रेंट सेम नहीं होता। कभी होता है सेम, कभी 5 मरले के 2 घर बनाए, दोनों का रेंट कभी सेम नहीं हो सकता। कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा, डिपेंड करता है किसने कितना उसको बनाया हुआ है। अब 2 घर बेशक आपस में साथ साथ हैं, उनका रेंट सेम नहीं होगा। रूल है कि जौन सा घर दिया है उसी घर का रेंट होना चाहिए। फिर कंपेरेबल है, इमीडिएट विसिनिटी पे हो, साथ वाला घर हो, आगे वाला घर हो, पीछे वाला घर हो, वो तमाम इररेलेवेंट है, वो हमारे रूल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। गॉट इट? तो ये सवाल इसलिए दिखा रहा हूँ कि आई कैप इस तरह की चीज़ें भी क्या कर रहा होता है, पूछ रहा होता है। ये एसेट ट्रांसफर वाला मैंने आपको केस बता दिया कि अगर एसेट ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे तो हम कैसे बेनिफिट लेके चलेंगे। अगर गाड़ी के अलावा कोई एसेट्स हैं वो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दिए जा रहे हैं, उनका फिर क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी हमने क्या करना है। अगर कोई एसेट कंपनी ओन्ड करके बैठी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एसी लगा हुआ है, कंपनी का एसी है, मैं इनसे लेके चला जाता हूँ जी मैं आपको इस्तेमाल वापस कर दूंगा, तो इसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, ये मैं लेके चला गया, तो ये जिसकी डेप्रिसिएशन है ना एसी की, वो मुझे बेनिफिट के तौर पे क्या की जाएगी, चार्ज की जाएगी, क्योंकि मैं इन एसेट को इस्तेमाल करूँ, एसेट कंपनी के हैं, मैंने कुछ साल इस्तेमाल करके वापस कर देने हैं, तो जो इनकी डेप्रिसिएशन होगी वो क्या हो जाएगी, इनकम का पार्ट बन रही होगी। ठीक है। और अगर कंपनी ने कोई एसेट रेंट पे लिया था और वो मुझे प्रोवाइड कर दिया है, तो जो उसका रेंट होगा जो कंपनी पे कर रही होगी वो सारे का सारा मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा। उन्होंने रेंट पे जनरेटर लिया, मुझे प्रोवाइड कर दिया, अब रेंट वो पे कर रहे हैं ना, जनरेटर मुझे दिया हुआ है, तो वो जो रेंटल अमाउंट पे कर रहे होंगे वो बीइंग अ बेनिफिट क्या हो जाएगी, मेरी सैलरी में ऐड हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है, अभी हमने मेडिकल अलाउंस पढ़ा। मेडिकल अलाउंस क्या है, फिक्स अमाउंट है, हर महीने आपको मिलनी है। आप बेशक बीमार होते हैं नहीं होते, आपको हर महीने वो अमाउंट मिलनी ही है। उसका रूल क्या था, जितनी अमाउंट मिलेगी उसमें से बेसिक सैलरी का 10% लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो है आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। ये है अलाउंस। फैसिलिटी का मतलब होता है कि वो कहता है ठीक है हम आपको अलाउंस दे रहे हैं, जो भी वट एवर रीज़न है, अगर कभी बीमार पड़ गए हम आपका इलाज करवा देंगे। ये है फैसिलिटेट करना। अब फैसिलिटेट कैसे किया जाएगा, आप बीमार पड़ गए आपका इलाज करवा दिया जाएगा, या ये हॉस्पिटल है यहाँ पे जाना, कार्ड शो करना, आपका इलाज कर देंगे, या जहाँ से इलाज करना कराओ, हमें मेडिकल बिल ला के देना। वो ये भी कह देता है कि ये मैं आपकी और आपकी फैमिली की करवा रहा हूँ इंश्योरेंस, इसका प्रीमियम मैं पे करता जाऊँगा, आप बीमार हुए आप जाके इनका इसको क्लेम कर सकते हैं। तो इन वेज में क्या कर रहा है, वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है। अगर आप बीमार नहीं होते तो कुछ होगा, आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई पैसा मिलेगा, ये कब मिलेगा, जब आप बीमार हो रहे होंगे। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये हमने कैलकुलेट करने हैं। बेनिफिट तो है, अब ये बेनिफिट्स 2 तरह के हो सकते हैं, एक है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जब आपकी एम्प्लॉयमेंटशिप शुरू हुई थी, जब आप एम्प्लॉयमेंटशिप में आए थे, आपके ओनर ने कह दिया कि ठीक है तुम बीमार होगे, इतना तुम्हारा मैं इलाज करवा दूंगा या यहाँ से मैं इलाज करवा दूंगा, ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, लिखा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत अगर आपका इलाज करवाया जा रहा है, ये तमाम फैसिलिटी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, मेडिकल फैसिलिटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। अगर नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, बात नहीं हुई थी, बट बीमार पड़ गए, काम करे, फोत होने वाले थे, उठा के ले गए, आपको बचा के ले आए, अब बचा तो लिया है और कमिटमेंट भी नहीं थी बचाने की, खर्चा भी कर दिया, अब वो जो खर्चा किया होगा उन्होंने आपको बचाने पे, वो आपकी इनकम में ऐड कर देंगे एज अ बेनिफिट। तो वो बेनिफिट सुन के माइट भी आपको टैक्स का सुनकर दोबारा दोहरा पड़ जाए, वो एक अलग मैटर है, बट वो बेनिफिट जो होगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो मेडिकल फैसिलिटी अगर टैक्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो टोटल टैक्सेबल है, अगर वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने कहा था कि 15 लाख तक की मेडिकल फैसिलिटी जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कभी भी बीमार हुए कुछ भी हुआ तो 15 लाख तक का इलाज जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये
किस अमाउंट की बात हुई है? 15 लाख की। बीमार हो गए, खर्चा हुआ, टोटल बिल पे करके आया एम्प्लॉयर 22 लाख। अब बताओ इस 22 लाख में से कमिटमेंट कितने की थी, एक्स्ट्रा कितना पे किया? अब ये जो 15 है एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये जो 7 है ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये वाला पॉइंट आई कैप में टेस्टेड नहीं है अभी तक। उसके साथ याद रखिएगा कि अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है और मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है, अलाउंस भी पर मंथ दे रहा है और फैसिलिटी का भी कह दिया गया है कि मैं तुम्हें सही से कर दूंगा, फिक्र ना लेना, घबराना नहीं है आपने। अगर मेडिकल फैसिलिटी आपकी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ट्रीटमेंट है? एग्जाम्प्ट है। लेकिन साथ अगर मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है तो मेडिकल अलाउंस क्या हो जाएगा? टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। जितनी भी अमाउंट मिलेगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। अगर मेडिकल फैसिलिटी गिवन है और मेडिकल अलाउंस दोनों गिवन है तो फैसिलिटी क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी और अलाउंस क्या हो जाएगा? टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर फैसिलिटी में रीइंबर्समेंट हो रही है ना कि उसने कहा जी आप जाएं इलाज करवाएं, मेडिकल बिल ला के दें, हम आपको अमाउंट वापस कर देंगे, उसमें याद रखिएगा उन मेडिकल बिल्स में कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल करना लाजमी है। कौन कौन सी? एक, जिससे इलाज करवाया है उसका एनटीएन नंबर और उससे आपके जो तमाम प्रिस्क्रिप्शन बिल्स हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए। और जो आपका एम्प्लॉयर है जिसने आपको ये रीइंबर्समेंट करनी है उसका भी एनटीएन नंबर और उससे भी आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। अगर वो होंगे फिर जो आपको रीइंबर्समेंट की जा रही है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर मेडिकल फैसिलिटी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है और मेडिकल अलाउंस भी साथ दिया जा रहा है तो मेडिकल फैसिलिटी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी और अलाउंस जो है वो क्या चलेगा? नॉर्मल रूल के मुताबिक ट्रीट हो रहा होगा। ठीक है, जो रूल क्या था? मेडिकल अलाउंस लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, हम उसके मुताबिक ट्रीट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद है लोन। लोन लेना है। अब लोन में भी दो बातें हैं जो आपके सिलेबस से रेलेवेंट है। लोन का जब भी हम जिक्र करेंगे तो लोन में आएंगी दो बातें। या तो आएगा इसमें लोन वेव ऑफ, या हम लेंगे लोन ऑब्टेन्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेव ऑफ? माफ़ी कर देना। वेव ऑफ, आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया था 15 लाख का, आपने 7 लाख का लोन रिपे किया, 8 लाख का लोन जो है वो आपका रीपेएबल था। एम्प्लॉयर ने कहा माफ़ करता हूँ, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, माफ़ी दे दी इसको। बेनिफिट है कि नहीं है? ये जब माफ़ी दी है टैक्स वाले कहते हैं उसने दी है ना, हमें क्या, लाओ इसकी इनकम में ऐड कर दो। ये जो बेनिफिट है ये क्या हो जाएगा? आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। मिस्टर तकी अहमद, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है लोन के ऊपर। अभी तक की हिस्टोरिकली सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट जो लोन की आई है वो मिस्टर तकी अहमद वाले ऑटम 17 का सवाल है जो मैंने पहले बताया था आपको। उसकी लोन की एडजस्टमेंट सबसे बेहतरीन है, उसमें वेव ऑफ भी है, उसमें बेनिफिट भी है और उसमें रिसीट का कंसेप्ट भी लग रहा होता है। तो वो चीज़ आपने देखनी है। लोन का ट्रीटमेंट क्या होगा? जितना वेव ऑफ किया गया है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? रिमेंबर, अगर आपकी एम्प्लॉय की लायबिलिटी किसी थर्ड पार्टी की तरफ है, अगर वो भी आपका एम्प्लॉयर पे कर देता है, वो भी आपका बेनिफिट है, वो भी क्या हो जाएगा? सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। आपने किसी का लोन देना था, आपके लगा पता एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर ने वो सारा आपका लोन रिपे कर दिया और आपसे पैसे वापस भी नहीं लिए, उसको भी खारिज कर दिया, आपसे पैसे वापस भी नहीं लिए, तो ये भी बेनिफिट है, ये भी क्या हो जाएगा? आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी बेनिफिट जिसका आपको पर्सनल फ़ायदा हो रहा है, जो आपके एम्प्लॉयर ने दिया है, वो सारे का सारा क्या होगा? आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। तो ये पॉइंट पेपर में से टेस्टेड नहीं है अभी तक जो लोन का वेव ऑफ टेस्टेड है वो यही है कि आपने एम्प्लॉयर के देने से पैसे, एम्प्लॉयर ने पैसे माफ़ कर दिए, ये आपका बेनिफिट है, आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। वो ये भी कह सकता है कि आपने किसी थर्ड पार्टी की अमाउंट पे करनी थी, एम्प्लॉयर ने जाके आपके बिहाफ पे वो अमाउंट पे कर दी है और आपसे पैसे वापस नहीं लिए। अगर वो ये कह देगा तो किसकी पेमेंट हुई है, किसको बेनिफिट हुआ है? तो ये बेनिफिट भी क्या होगा? आपकी इनकम में ऐड हो रहा होगा। ये पॉइंट पेपर में नहीं पूछा।
पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब है लोन ऑब्टेन। आपने अगर लोन लेना है, आपके पास ओनली ऑप्शन क्या होता है? बैंक के पास जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे, बैंक के पास जाके लोन लेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वर्किंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें पे करनी पड़ती हैं। आप कहते हैं मैंने जाके बैंक से लोन नहीं लेना, मैं किससे लोन ले लूँगा? अपने एम्प्लॉयर से लोन ले लूँगा जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप अपने एम्प्लॉयर से लोन लेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। पहला बेनिफिट्स है माइट भी आपको इतनी गारंटी ना देनी पड़े, सिक्योरिटी ना देनी पड़े, सर्विस चार्जेस ना हो, ये तो बेनिफिट्स हैं ही हैं। दूसरा क्या होगा? माइट भी ये इंटरेस्ट फ्री लोन हो या मार्केट बेस से कम इंटरेस्ट पे लोन हो। अगर आपको लोन दिया जाएगा तो लोन का बेनिफिट जो है वो क्या कर रहे होंगे? आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। लोन का बेनिफिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम देखते हैं कि हमें लोन की अमाउंट कितनी मिली है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम बेंचमार्क रेट माइनस जिस रेट के ऊपर आपने लोन लिया है, और ये बेनिफिट जो है ये आपकी सैलरी में क्या हो रहा होता है? ऐड हो रहा होता है। इस बेनिफिट के तहत हम क्या कर रहे होते हैं? इसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब ये इक्वेशंस जो है ये आपने हर जगह इस्तेमाल करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपने लोन ऑब्टेन किया, लोन की अमाउंट थी 12 लाख और आपने ये लोन ले लिया फ्री, कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे। 12 लाख 10% आप किस पे पे कर रहे हैं? 0% के ऊपर। कितना बेनिफिट होगा? ये 1/20 का इंटरेस्ट फ्री लोन का बेनिफिट है, ये आपकी सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपने लोन लिया 2 मिलियन का, ये आपने लिया 2% के ऊपर, क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा? 1,60,000 का ये इंटरेस्ट फ्री बेनिफिट है, ये क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। आपने लोन लिया 3 मिलियन का, ये आपने लोन ले लिया 5% के ऊपर, कितना आएगा? 150, ये भी बेनिफिट आपका ऐड हो जाएगा। आपने लोन लिया 4 मिलियन का, ये आपने ले लिया 2% के ऊपर, सॉरी 8% के ऊपर, कितना बेनिफिट ऐड होगा? तो आपने लोन लिया 5 मिलियन का और ये आपने 10% के ऊपर ही लिया, कोई बेनिफिट हुआ? यहाँ पे सैलरी कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। आपने लोन लिया लेट्स सपोज 2 मिलियन का और ये आपने ले लिया 12% के ऊपर, तो यहाँ पे कहेंगे तुम बेवकूफ़ हो, अगर तुम 12% पे लोन ले रहे हो तो जाओ मार्केट से ले लो, इससे क्यों एहसान तुमने लिया है? तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो सैलरी में कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। तो लोन का ट्रीटमेंट हम कब लेते हैं? जब हमने बेंचमार्क से कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या लिया हो? लोन लिया हो। अगर बेंचमार्क रेट के मुताबिक लोन लिया हो या उससे ऊपर लोन लिया हो तो हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते। क्लियर है? पक्की बात है? रिमेंबर, अगर आपने लोन ड्यूरिंग द ईयर लिया है, साल के दौरान लिया है, तो आप लोन को भी क्या करेंगे? टाइम प्रपोर्शनेट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपने 2 मिलियन का लोन लिया और ये आपने लिया था 2% के ऊपर, और आपने ये लिया सितंबर के मंथ में, तो कितने महीने का बेनिफिट्स आएगा? काउंट करो ज़रा, 10 महीने का। आप इसे फिर क्या करेंगे? टाइम प्रपोर्शनेट करेंगे, जो बेनिफिट आएगा वो इंटरेस्ट होगा और वो क्या हो जाएगा? आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। कितना आता है? 1 3 भाई, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं? लोन का बेनिफिट ले रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब लोन की 2 एक्सेप्शंस हैं कि 2 ऐसे ट्रीटमेंट हैं या 2 ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें हम लोन का ट्रीटमेंट कभी भी नहीं ले रहे होते। वो है कि अगर आपने लोन ऑब्टेन किया और उसकी अमाउंट 1 मिलियन से कम है, 1 मिलियन से कम अमाउंट का लोन लिया है, चाहे इंटरेस्ट फ्री हो, जो भी हो, उसका बेनिफिट नहीं लिया जाएगा, कोई रकम आपकी सैलरी में ऐड नहीं की जा रही होगी।
आपने लोन लिया 5 लाख का या लोन ले लिया 6 लाख का और ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। अब चूंकि 1 मिलियन से कम है तो ये क्या है, एग्जेम्प्ट है, इसका हम कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे। क्लियर है। और दूसरा है कि एम्प्लॉय ने अपना कोई बेनिफिट वेव ऑफ कर दिया, अपना कोई बेनिफिट एम्प्लॉय ने वेव ऑफ कर दिया, छोड़ दिया, उसके बदले में अगर वो लोन ले रहा है तो वो लोन क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। पास पेपर का सवाल है सगीर, ऑटम 19 के मेरे ख्याल से ये सगीर लिमिटेड है, उसमें ये वाला पॉइंट टेस्टेड है कि उसने क्या किया था, उसको प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट मिल रहा था, उसने कहा जी इंटरेस्ट नहीं देना मैंने, सूद हराम होता है। उसने कहा ठीक है, उसने अपना बेनिफिट वेव ऑफ कर दिया, उसने अपना बेनिफिट छोड़ दिया कि यार ठीक है सूद हराम है मुझे नहीं चाहिए आप ले लो। उसने वो अपना बेनिफिट वेव ऑफ करके जो उसको मिलना था उसके बदले में लोन ले लिया। अगर आप उसके बदले में लोन लेंगे, चाहे वो 10 लाख का हो, 15 का हो, 20 का हो, 25 का हो, 30 का हो, उसका इंटरेस्ट बेनिफिट आप नहीं ले सकते, वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ये आपने इसकी एक्सेप्शन जो है वो याद रखनी है। ठीक है, इज दैट क्लियर। और यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया और एम्प्लॉयर से लोन लेने के बाद आप कहीं जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, बिजनेस में लगा देते हैं, आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, अब बिजनेस में लोन लगाएंगे तो क्या बिजनेस में इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज नहीं होती, आप इंटरेस्ट लेस कर रहे होते हैं। तो जब आपने लोन ऑब्टेन्ड करके किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, अगर आप वहाँ पे इंटरेस्ट का बेनिफिट लेस करना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट लेस करनी चाह रहे हैं, तो वहाँ पे रूल होगा एक्चुअल इंटरेस्ट और बेंचमार्क रेट। जो इनमें से हायर होगा उस पे क्या कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस केस में लोन लिया, दो अपने बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस में लगाया, इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट हुई, जब इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट हुई तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट कॉस्ट जो है अपने एक्सपेंस के तौर पे लेस करवाएंगे। अब जब वहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट लेस करवाने जाएंगे तो रूल क्या होगा, एक्चुअल रेट कितना था 4% जो आप पे कर रहे हैं और बेंचमार्क रेट कितना है 10%, इसमें से हायर कौन सा है 10% है, तो 10% के मुताबिक जो इंटरेस्ट बनेगा वो मैं अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में से एक्सपेंस चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, इन दैट केस आपने यहाँ पे लिया लोन 2 मिलियन का, इसको इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। अब देखो इसका कोई ट्रीटमेंट हुआ सैलरी में, सैलरी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों, बेंचमार्क रेट से आपने ले लिया हायर के ऊपर, आपने यही लोन पकड़ा, कहाँ पर ले गए, बिजनेस में ले गए, बिजनेस में लगा दिया। अब वहां पे आप अपने इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो लेस करवा रहे होंगे। अब वहां पे लेस करवाएंगे, रूल क्या होगा, एक्चुअल रेट और बेंचमार्क रेट। अब यहाँ पे आप एक्चुअल कितना पे कर रहे हैं 12 के ऊपर, बेंचमार्क रेट क्या है 10, हायर क्या है, तो 12 के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में। अब पॉइंट इनकम फ्रॉम बिजनेस में टेस्ट हो सकता है और इनकम फ्रॉम सैलरी में टेस्ट हो सकता है। अगले हेड ऑफ इनकम में दोबारा इसका रेफरेंस दे रहा हूँ, ये रूल लिख लो, किताब में आपको रूल कहीं नहीं मिलना ये लिखा हुआ विजिबल रूल, और बाद में आपने कहना आई क्या आउट ऑफ सिलेबस पूछता है, तुमने कौन सी पढ़नी होती है। ये क्लियर है रूल्स, लोन का समझ आ गई है। यहाँ पे हमारे तमाम जो परक्विजिट्स हैं वो होते हैं कंप्लीट। उसके बाद अब आगे चलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। अच्छा रखना है, मैं पानी तलाश कर रहा हूँ पिछले 25 मिनट से, पढ़ा तो ख्याल रखे है, तू जो हमारी अम्मी बना हुआ है जा फिर ले क्या पानी। चलो फाइन पढ़ा लिए, ठीक है फाइन। अच्छा, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले में कोई ना कोई अमाउंट, कोई ना कोई प्रॉफिट जो है वो आपको दी जा रही है, उसको हमने क्या करना है, ट्रीट करना है, उसको हमने आपकी इनकम का पार्ट बनाना है। अब इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक है गोल्डन हैंडशेक, एक है कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉयज़ एग्रीमेंट,
और दूसरा है प्रोविडेंट फंड। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के अगेंस्ट मिल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉयज़ एग्रीमेंट। एम्प्लॉयज़ को एग्रीमेंट में लाने के लिए आप कोई रकम वगैरह पे कर रहे होते हैं उसकी। एक एम्प्लॉय बड़ा अच्छा है, कहीं पे काम करता है, आपने नया बिजनेस खोला है, आप चाहते हैं कि वो आपको ज्वाइन कर ले और वो मान नहीं रहा। यार ये तमाम इत्तेफाक है, हमें कहीं दिमाग ना लेके जाए अपने। वो मान नहीं रहा, आपको पता है वो आ जाएगा तो मेरा कारोबार अच्छा हो जाएगा। आप उन्हें ऑफर देते हैं, वो कहते हैं यार सैलरी तो इतनी ही है, फ़ायदा। कहते हैं मैं एक और देते हैं ऑफर, हम आपको 20 लाख देते हैं। कहते हैं छोटी अमाउंट है। कहते हैं 30 लाख, नहीं भी छोटी अमाउंट है। चलिए आपका मेरा 45 लाख डील डन। ये अदर देन सैलरी है कि सिर्फ और सिर्फ जब फ्यूचर में आप कभी उठ के मेरे पास आए तो दुनिया को पता होना चाहिए कि सैलरी तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 45 लाख दिया था कि आपका मैंने ऑनर किया है आपको अपने पास लाने के लिए। ये जो 45 लाख आपको वन टाइम मिला होगा, बेनिफिट है। क्यों दिया बेनिफिट? आपको एम्प्लॉयमेंटशिप में लाने के लिए। ये जो बेनिफिट होगा आपका, ये क्या होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होगा। तेरे ख्वाब दुबई के हैं, तूने बैठा दुबई चौक में है। एक और अटेम्प्ट लग गई ना, बाल तेरे उतरे होंगे, हाथ पे तेरे प्याला होगा, ठीक है? फिर बुर्ज खलीफा से कुछ और ही मिलेगा। तो ये है एंटर इनटू एग्रीमेंट के एम्प्लॉय को एग्रीमेंट में लाने के लिए अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बन जाएगी, ठीक है? उसके अलावा कोई भी रिस्ट्रिक्टेड कॉवेनेंट आप पे लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप काम भी कर रहे हैं, आप अदर वेज में भी काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, उसे पता है कि यार पार्ट टाइम काम कर रहे हो, कहते हैं यार ना करो। कहते नहीं मैं तो करूँगा, मेरे जॉब और 8 घंटे के हैं, मैं यहाँ पे 8 घंटे काम करूँगा, उसके अलावा मैं कहीं भी जाके जो मर्जी करूँ, ऑनलाइन जाऊँ, जहाँ मर्जी जाऊँ, वो मेरी मर्जी है। कहते हैं नहीं यार ऐसे तो ज़्यादती हो जाएगी। चलें आप ऑनलाइन कहीं भी ना जाएं, आप हमारे पास ही रहें, हम आपको इसका एडिशनल पे कर देते हैं। सिर्फ क्या वो काम ना करने के हम आपको ये अमाउंट पे कर रहे हैं। वो जो अमाउंट आपको मिल रही होगी ये भी क्या बनेगी? आपकी सैलरी का पार्ट बन रही होगी, ठीक है? अच्छी है जो भी है। पीआरसी आपको चल देगा पता काफ़ी दिनों में, 1 मिनट का 1 करोड़ लेता है। उसके बाद कोई भी कंडीशन इम्पोज कर दी जाए, ये काम करना है, ये काम नहीं करना, तो उसके जो अमाउंट मिल रही है ये सारी की सारी क्या होती है? आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बन रही होती है। रिमेंबर, ये करंट कंसिडरेशन भी हो सकती है, ये पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकती है। माइट भी आप किसी जगह पे काम कर रहे थे पहले, अच्छे खासे वहाँ पे फेमस थे, और आपके पास एक बंदा आता है कि यार छोड़ दो। वो कहता है यार ये छोड़ूंगा, इनको कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्रीच हो जाएगा, फ़ाइन पे करना पड़ जाएगा। मैं हूँ ना, कितना फ़ाइन है? 22 लाख रुपया है। चेक लिखता है, दे के आता है, अगले बंदे को साथ ले आता है। अब 22 लाख रुपया उस बंदे का पे किया उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर को कि इसको मैं अपने पास लेके जा रहा हूँ। तो ये जो अमाउंट होगी वो क्या होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी का ऐड होगी। इसे कुछ नहीं पता ना अभी। तुम्हारी जहाँ सोच खत्म होती है ना, हम वहाँ से आगे शुरू होते हैं। 100 फुट छोटा रैंक था। और बहुत गेम है, और भी गेम है ज़माने में वीपी के सिवा है। अभी तो आपको चलता पता है एसबीआई करता कि आपके साथ। उसके बाद है गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट, कि आपने खुद क्या ले ली है? रिटायरमेंट ले ली है, या इन अदर वर्ड्स आपका एम्प्लॉयर हाथ जोड़ है, यार पैसे पकड़ मेरी जान छोड़ दे, वो आपको पैसे दे के निकाल रहा है ना, ये क्या कहलाता है? आपका गोल्डन हैंडशेक कहला रहा होता है। इसके 2 ट्रीटमेंट्स हैं, या तो हम इसको नॉर्मल टैक्स रजीम का पार्ट बनाते हैं, हम इसको सैलरी में लेके जाते हैं, या हम इसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाते हैं और हम इसको सेपरेट ब्लॉक में ट्रीट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेट। ठीक है, होता टैक्सेबल है।
अब ये एम्प्लॉय के बेनिफिट पे है कि वो इसको किस में ऑप्ट करना चाहता है, किस में ऑप्ट नहीं करना चाहता, इसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाना है या इसको एनटीआर में लेके जाना है। इसमें से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है 4 नंबर का या 6 नंबर का। इसे 5 पेपर का सवाल है, नजर आ रहा होगा आपको। कहता है जी, मुनीर रिजाइंड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद अली इंडस्ट्रीज लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2014। मुनीर ने अली इंडस्ट्रीज लिमिटेड को छोड़ दिया है, रिज़ाइन कर दिया है 31 दिसंबर 2014 को। ही रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट्स इन फाइनल सेटलमेंट। ये कुछ अमाउंट्स हैं जो उसने रिसीव की हैं। 1.5 लाख रिसीव किया है एज अ लीव इन कैशमेंट और 4 मिलियन उसको मिला है अंडर अ गोल्डन हैंडशेक। 4 मिलियन, ठीक है। मुनीर हैड रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 3 लाख पर मंथ। उसको 3 लाख पर मंथ सैलरी मिली है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के लिए, अप टू 30 दिसंबर 2014 तक। हिज टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 टैक्स ईयर वर एज अंडर। उसके पिछले 5 सालों की टैक्सेबल इनकम भी उसने हमें गिवन की है, उसके 5 सालों की उसने टैक्स लाइबिलिटी भी गिवन कर दी है। रिक्वायरमेंट है एज अ टैक्स कंसल्टेंट, आप और टैक्स कंसल्टेंट, अस्तगफिरुल्लाह, डूब गया पाकिस्तान, डिफॉल्ट ही होगा। एडवाइज मुनीर अबाउट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल बाय हिम फॉर टैक्स ईयर 2015 अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। हमने बताना है कि इसको कितना इनकम टैक्स पे करना चाहिए जिसका इसे क्या हो रहा होगा, बेनिफिट हो रहा होगा। अब यहाँ पे ये 6 नंबर का सवाल है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस में आप दोनों बताएंगे एनटीआर में कितना टैक्स बनता है और इसका सेपरेट ब्लॉक में कितना टैक्स बनता है। तो जो ऑप्शन इसके लिए फिजिबल होगी आप क्या करेंगे, आप उसके मुताबिक इसका तमाम टैक्स कैलकुलेट करके दे रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन सैलरी में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उस पर से जो टॉप प्रायोरिटी वाला सवाल है वो ये है, और माइट भी इस अटैम्प्ट में दोबारा पूछ ले, क्योंकि इस अटैम्प्ट में थोड़े से रूल्स चेंज हुए हैं तो शायद पूछ सकता है आपसे वो। अब इसको सॉल्व करना है आपने बताना है उसके लिए ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन 1 होगा इसको हम एनटीआर में ले जाएं। ऑप्शन 2 क्या है, हम इसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बना दें। पहले हम लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, वो है एनटीआर का पार्ट, इसको हमने बनाना है। 2 कॉलम में वर्किंग होनी है हमारी। इसको सैलरी कितनी मिल रही है यहाँ पे, 3.5 लाख पर मंथ है और 6 महीने की सैलरी है। बेसिक सैलरी आ जाएगी कितनी, 3.5 इंटू 6, 2.1 मिलियन। ये इसकी क्या आ गई है, सैलरी आ गई है। इसे फिर क्या मिली है, लीव इन कैशमेंट। कितनी मिली है लीव इन कैशमेंट, 1.5 लाख, 150,000। और इसे क्या मिला है, गोल्डन हैंडशेक। ये कितना मिला, 4 मिलियन। इसकी टोटल इनकम कितनी बनेगी, 6250। ये इसकी आ गई है टोटल इनकम। टैक्सेबल भी तो यही है। इसके अब हम करते हैं टैक्सेशन। अपना स्लैब रेट्स पढ़े होंगे, खोलें स्लैब रेट्स। 5th स्लैब में जाएगा ये, 6.250000 है और 4,05,000 आएगा मेरे ख्याल से, है ना। लाइन लोअर लिमिट का स्लैब की 6 मिलियन और फिक्स अमाउंट कितनी है, और मामा रेट से पढ़ना सीख ले। 100। एक्सीडिंग अमाउंट कितनी है, इसका क्या लेंगे हम, 32%। कितना आएगा, 81250। कितना बनता है ये, 250। ये इसका टैक्स बनेगा अंडर एनटीआर अगर वो इसको लेके जाते हैं, ठीक है। सेकंड हमने देखना है कि वो इसको अगर सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाता है फिर क्या टैक्स बनेगा। सेकंड क्या हम लेंगे कि अगर वो इसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बना रहा है, ऑप्शन नंबर 2। इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आई है, 6,250
5000। हमने फैसला किया कि जो गोल्डन हैंड शेक है वो किसका पार्ट बनेगी, सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगी। तो हम इसमें लेस करवा देंगे 4 मिलियन को। रिमेनिंग कितना बचा, 2250,000। ये है इसकी टैक्सेबल इनकम अंडर NTR। इस पे हम क्या करेंगे, रेट लगाएंगे 2250,000। स्लैब कौन सा लग रहा है भाई, बोलना है मैंने हिस्से का। तीसरा बताओ कौन सा स्लैब है, स्लैब बोल। उसकी इनकम 22 लाख है और 10 लाख की टैक्स बता रहा है। 1.2 मिलियन। फिक्स अमाउंट कितनी है और एक्सीडिंग अमाउंट कितनी है, एक्सीडिंग अमाउंट आ कितनी रही है, इससे कितना लेंगे, कितना आएगा 131, कितना बनेगा, ये इसका टैक्स आ गया अंडर NTR। इसमें हम ऐड करेंगे गोल्डन हैंड शेक का टैक्स। गोल्डन हैंड शेक हमने कहा था किस पे जाएगा, सेपरेट ब्लॉक पे जाएगा। अब हमें ये रेट निकालना है, हमें रेट तो पता नहीं है, कैसे निकालेंगे। उसने हमें पिछले 3 साल का डाटा गिवन किया है जो हम क्या कर सकते हैं जिससे हम रेट निकाल सकते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, 3 साल की टैक्स लायबिलिटी लेंगे लास्ट 3 ईयर्स की, वो कितनी आ रही है 472,500 प्लस 542,500 प्लस 6.5 लाख। इसको डिवाइड कर देंगे इन 3 सालों की टैक्सेबल इनकम के पे 27, 31, 36, 50। इसको सॉल्व करेंगे, रेट आएगा 17 ये आपके पास एवरेज रेट आ गया, रेट निकाला। अब इस अमाउंट को आप किस पर टैक्स कर रहे होंगे, इस रेट पर टैक्स कर रहे होंगे, डैट इज 17.6%। क्या आएगा 704, इसको प्लस करें 850। अब आपके सामने ऑप्शन 2 के तहत ये टैक्स बनता है, अगर ऑप्शन 1 में जाता है ये टैक्स बनता है। इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन कौन सी है, ज़्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन कौन सी है, क्योंकि इसको टैक्स यहाँ पे कम पे करना पड़ रहा है। तो ये क्या करेगा, इस गोल्डन हैंडशेक को क्या ट्रीट करेगा, अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ट्रीट कर रहा होगा। इज डैट क्लियर। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है इसमें से 6 नंबर का, 7 नंबर का, इस तरह से हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। गॉट इट। ठंडा पानी पीना है, खैर है, इससे बेहतर ये पी ले तो। ये क्लियर है, हाँ भाई ये क्लियर है। आज नहीं नींद आ रही, क्यों, आज फ्रेश हो, जुम्मा नहा गया है ना। समझ आ गई है किस चीज़ की, फिर ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोविडेंट फंड के ऊपर। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान है जो सेट किया गया है एम्प्लॉयज़ के लिए। जब एम्प्लॉयज़ लीव कर कर चले जाएंगे, जब छोड़ के चले जाएंगे, हम उसको इसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट पे कर देंगे। अगर वो नहीं भी जाते तो ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट कुछ सर्टेन टाइम के बाद हम उनको अमाउंट जो है वो पे कर रहे होते हैं, पी फंड होता है। अब पी फंड 2 तरह के हैं, एक है अप्रूव्ड जिसे हम कहते हैं रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और दूसरा है हमारा अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये 2 तरह के पी फंड्स जो हैं वो हम लेके चल रहे होते हैं। पी फंड में रिमेंबर ये एक किस्म का ना डब्बा है, ये कमेटी है, ये एक बॉक्स है, इसमें 3 लोग डाल रहे हैं पैसे। एक डाल रहा है पैसा एम्प्लॉय, दूसरा डाल रहा है इसमें
और तीसरा बैंक जो है वो इसमें क्या दे रहा है, इंटरेस्ट, बिकॉज आपने ये एक अकाउंट मेंटेन किया होता है जिसमें हर महीने कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर भी कर रहा होता है, एम्प्लॉय भी कर रहा होता है, और इसकी नेचर होती है फिक्स अकाउंट की, ये होता है सेविंग अकाउंट नेचर में। तो इसमें क्योंकि बैंक के पास पैसे पड़े होते हैं तो बैंक भी क्या कर रहा होता है, इसमें फिर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है। तो इस फंड में तीन पार्टीज जो हैं वो अमाउंट क्या कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये डब्बा जो है ना, जो सामने नजर आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये डब्बा दो तरह का है, या तो इस डब्बे को हमने अप्रूव करवा लिया या ये अनअप्रूव्ड है, डब्बा रिकग्नाइज्ड है या है अनरिकग्नाइज्ड। अगर प्रोविडेंट फंड आपका अनरिकग्नाइज्ड है, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि उसमें जो आप अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इसका कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं होता। आप हर साल अमाउंट डाल रहे हैं इस फंड में, उस अमाउंट की कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। कब ट्रीटमेंट लेंगे, जब मैं इस अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से अमाउंट विड्रॉ करूंगा, मैं इसमें से अमाउंट निकलवा लूंगा, तब मैं क्या लूंगा, इसका ट्रीटमेंट ले रहा हूँगा। और वो क्या होगा कि मैंने टोटल जितनी अमाउंट निकलवाई है, टोटल मैंने जितना बैलेंस निकलवाया उसमें से मेरी अपनी कंट्रीब्यूशन कितनी थी वो मैं लेस करूंगा, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 2 मिलियन जो है था वो प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करवा लिया, 2 मिलियन विड्रॉ करवाया, और ये पी फंड कौन सा था आपका, अनरिकग्नाइज्ड था। इसमें से 40% कंट्रीब्यूशन किसकी थी, एम्प्लॉय की थी। 40% किसकी थी, एम्प्लॉय की। कितनी बनती है, 2 मिलियन का 40% 160 बनता है। फिर कहते हैं क्या फेल करते हैं। कितना बचा, ये 12 लाख है। ये 12 लाख क्या है हकीकत में, ये एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट ऐसे ही है। आया इस 20 लाख में मेरा कितना था, 8 लाख। ये जो 12 लाख है ये क्या है हकीकत में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। ये बेनिफिट है, ये मेरी सैलरी में ऐड होगा, इसके ऊपर क्या दिया जाएगा, टैक्स दिया जाएगा, अगर आपका प्रोविडेंट फंड क्या है, अनरिकग्नाइज्ड है। ठीक है, अगर प्रोविडेंट फंड आपका रिकग्नाइज्ड है ना, तो इस तावीज़ के मुताबिक हम क्या कर रहे होते हैं, इसका ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। अगर आपका प्रोविडेंट फंड अप्रूव्ड है, रिकग्नाइज्ड है, तो ये ट्रीटमेंट हम उसका ले रहे होते हैं। कि 3 पार्टीज हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। देखो इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये एम्प्लॉय का पैसा है, अपनी पॉकेट में रख ले, अपने बैंक में रख ले, इस डब्बे में रख ले, इसका पैसा रहेगा, और इसको इसका पैसा ही वापस मिल रहा है, क्या इसको बेनिफिट होगा इसका। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इज दैट क्लियर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एंड अगर आपका प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज्ड है, तो इसमें से अगर हम अमाउंट विड्रॉ करवा रहे हैं, पैसे निकलवा रहे हैं, उस विड्रॉल का भी कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं होता। तो पी फंड रिकग्नाइज्ड है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट, विड्रॉल नो ट्रीटमेंट, दो चीजें जो हैं वो हमारी क्या है, नो ट्रीटमेंट पे चली गई हैं। अब दो सिर्फ चीजें हैं जिनका हम क्या ले रहे होंगे, ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। नंबर 1 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, नंबर 2 इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, कितनी अमाउंट एम्प्लॉयर ने इस फंड में कंट्रीब्यूट की है वो लेंगे, इसमें से लेस करेंगे ₹150,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। जो लोअर अमाउंट होगी वो हम इसमें से लेस करेंगे, बेनिफिट जो है वो हम क्या कर देंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे। और जो इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि जितना इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया है वो इंटरेस्ट उसमें से लेस करेंगे 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस और 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। जो हायर अमाउंट होगी वो हम लेस करवा देंगे, बेनिफिट क्या हो जाएगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये रूल याद करना है आपने। आई कैप पे ये नहीं कहेगा ये डिफाइन प्रोविडेंट फंड एंड एक्सप्लेन द रूल्स, इस तरह की थ्योरी नहीं आती। आई कैप में सवाल इस तरह का आता है, कहता जी हसरत हैज बीन वर्किंग एज डायरेक्टर एचआर इन शाकिर लिमिटेड फॉर मैनी ईयर्स।
ड्यूरिंग द ईयर 20x8 ही रिसीव्ड बेसिक सैलरी ऑफ ₹6 मिलियन। कितने की सैलरी मिली है? 6 मिलियन की। SL also contributed ₹50,000 per month towards our recognized provident fund and equal amount was contributed by हसरत। और इतनी अमाउंट किसने कंट्रीब्यूट की है? हसरत ने भी की है। इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹3391,000 at the rate of 20% of accumulated balance of the fund was credited to हसरत account। ये सवाल इस तरह की एडजस्टमेंट पी फंड्स में आती हैं। अब ये पढ़ के एक चीज़ हमें कंफर्म हो गया, ये पी फंड कौन सा होगा? अप्रूव्ड होगा। इसका अब हमने लेना है ट्रीटमेंट। 3 पार्टीज हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एक चीज़ याद रखिएगा, आप सबसे बड़ा ब्लंडर मारते हैं पेपर करते हुए। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है शो ऑल रिडक्शन, डिसअलाउंसेस एंड एग्जाम्प्ट आइटम्स। जिनका ट्रीटमेंट नहीं भी कर रहे वो भी शो करनी होती है, लिख के देना है आपने यहाँ पे कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, वो भी आपने अमाउंट लिखनी होती है। ये पेपर में प्रेजेंट करने के नंबर होते हैं। तो सबसे पहले क्या हम यहाँ पे ले लेंगे? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ये क्या होती है? एग्जाम्प्ट, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर हम लेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 50,000 पर मंथ। कितना बनेगा? अब ये देखिए, मैं लिखना मैंने यहाँ पे क्या है? 6 लाख लिखने, लेकिन मुझे ऑन अ सेफर साइड अपनी कैलकुलेशन शो करनी है। कल की क्लास याद है? एग्जामिनर कमेंट्स याद है कि मुझे कोई वर्किंग चाहिए, मुझे उसका रेफरेंस चाहिए। इस पूरे सवाल में कहीं 6 लाख नहीं गिवन, मैं 6 लाख कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो मुझे बताना पड़ेगा कैसे आया ये। 50,000 इंटू 12 किया तो 6 लाख आया, मुझे शो करना पड़ेगा। ऑन अ सेफर साइड में शो करूँगा। इसमें से हमने लेस क्या करना है? लोअर ऑफ ₹150,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। अब इसमें डीएनएस अलाउंस तो है नहीं, तो बेसिक सैलरी होगी वो कितनी है? कितना बनता है? लोअर क्या है? लेस करवा देंगे। कितना बेनिफिट है? ये क्या हो जाएगा? सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्या रह गया? कितना दिया बैंक ने? 3391,000 ये बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। लेस करेंगे हायर ऑफ क्या? 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे 6 मिलियन ही है ना, तो उसका क्या आएगा? 1/3 20 लाख। और लेंगे 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। अब सवाल है यहाँ पे, हमारे पास तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है ही नहीं। व्हाट इज़ एक्यूमुलेटेड बैलेंस? ये प्रोविडेंट फंड है, इसमें 3 पार्टीज़ हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट। जो साल के शुरू पे इस फंड का बैलेंस होता है ना, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्यूमुलेटेड बैलेंस कहलाता है। उस फंड की अमाउंट के ऊपर क्या दिया जाता है? बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है। क्या मुझे पता है कि इस प्रोविडेंट फंड का टोटल बैलेंस कितना है? अब मैं कैसे निकालूंगा? उसने मुझे बताया है। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, पी फंड में सबसे मुश्किल चीज़ मुझको यही लगती है। कहते हैं कोई भी एक अमाउंट थी, उसका 20% लिया, जवाब क्या आया? 3391,000। किसी एक अमाउंट का 20% लिया, जवाब क्या आया? 3391,000। तो अब आप यहाँ पे मैथ्स को हल्का सा इन्वॉल्व करें तो आप निकाल सकते हैं। पी फंड में मैथ्स है। कहते हैं लेट कोई एक्स थी वैल्यू, एक्स का 20% लिया, $3391,000 आया। कि किसी x का 20% जो है था वो 3391,000 बनता था। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, कीमती। हमने x अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पता नहीं किस ट्रांस में चले गए हो। डिवाइड करेंगे 20% पे, पता नहीं x की कीमत क्या आ रही है?
16, एक मिनट, बड़े सारे जज्बाती हो गए हैं, पहले बोलते नहीं है। 16955 बैंक अकाउंट की वैल्यू आ रही। एक्स की कीमत थोड़ी होती है। ये सही अमाउंट लिखवाई आपने, फिर आपको अमाउंट लिखवानी नहीं आती। 16, यार देखना सही आ रही है। 955 000, इसका 16% लेके 2712, हायर क्या है, यही लेस कर देंगे। बेनिफिट कितना होगा, ये बेनिफिट क्या हो जाएगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो ये प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट होता है। ये सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट है पी फंड की, जिसमें आपके पास एक्यूमुलेटेड बैलेंस नहीं गिवन था, आपने निकाल लिया। सिर्फ मैथ्स इन्वॉल्व होती है। रिमेंबर, ये आप बेशक सीएम में भी अप्लाई कर लीजिएगा रूल, पूरी ज़िंदगी में मैथ्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। वो जब भी आपको कोई परसेंटेज गिवन करते हैं ना, रिमेंबर ये 20% ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है कि कोई एक अमाउंट थी जिसका हमने ये परसेंटेज लगा के ये आंसर निकाला है। पी फंड में उसने ऐसे ही करना है, उसने आपको इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन कर देनी है कि भाई ये मेरे इंटरेस्ट की अमाउंट आई है इस परसेंटेज की बेसिस के ऊपर। तो आप एज्यूम करें और आप निकाल लें, आपके पास बैलेंस की अमाउंट जो है वो आ जाएगी कितनी बन रही होती है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट होता है। ये क्लियर है। आगे चलते हैं हम टर्मिनेशन बेनिफिट पे। टाइम है, अभी सीएमए वाले भाई साहब आए नहीं है, नहीं आए, खैर टाइम लेते हैं। टर्मिनेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपकी नौकरी चली गई है, मतलब रिटायर हो गए हैं, स्टिल बेनिफिट्स ले रहे हैं। अब वो बेनिफिट्स क्यों आ रहे हैं आपको, ड्यू टू योर डेट एम्प्लॉयमेंटशिप जो है आपको वो बेनिफिट्स आ रहे हैं। नहीं आए, नहीं आए। जैसे पेंशन, पेंशन कब मिलती है, अगर आप कहीं पे नौकरी नहीं करते पेंशन मिलेगी। इसका मतलब वो जो आपका एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशन था उसकी वजह से आपको ये पेंशन मिल रही है, ऐसे ही है। अब ये एक टर्मिनेशन बेनिफिट है, इसका हमने देना ट्रीटमेंट। पेंशन का नॉर्मल रूल क्या है, एग्जेम्प्ट है। पेंशन क्या होती है, एग्जेम्प्ट। सरकारी मुलाजिम, गैर सरकारी मुलाजिम, कुछ और मुलाजिम, उनकी पेंशन क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, दो ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें आपकी पेंशन टैक्सेबल हो जाती है। कब, अगर आपको एक से ज़्यादा पेंशन मिलना शुरू हो जाए तो जो हायर अमाउंट की होती है वो एग्जेम्प्ट होती है और लोअर अमाउंट की जो है वो क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। अगर आपको एक से ज़्यादा पेंशन मिलना शुरू हो जाए तो हायर अमाउंट की क्या होती है, एग्जेम्प्ट, लोअर अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है। या आपको पेंशन मिलना शुरू हुई लेकिन आपने वापस री एम्प्लॉयमेंट कर ली है उसी बंदे के पास या उसके किसी एसोसिएट के पास, अगर आप री एम्प्लॉयड हो गए हैं तब भी आपकी पेंशन क्या होती है, आपकी पेंशन एग्जेम्प्ट होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप री एम्प्लॉयड हो जाएं या आप क्या कर लें, आप एक से ज़्यादा पेंशन रिसीव करना शुरू कर लें तो आपकी पेंशन क्या रहती है, टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन अगर आपकी एज 60 साल से अबव है, फिर चाहे दो पेंशन्स ले रहे हैं चाहे री एम्प्लॉयड हो गए हैं, तो आपकी पेंशन हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगी। बुलावा आ गया वरना मैंने खींच देनी थी। चले यहाँ तक रखते हैं। कल थोड़ा सा रह गया, आधे घंटे का, आधे घंटे से कम का एरिया रह गया एम्प्लॉय शेयर स्कीम। वो करने के बाद मैंने आपको 16 न्यूमेरिकल्स कल क्लास में करवाने हैं। उन 16 न्यूमेरिकल्स के बाद आई कैप में आपका इनकम टैक्स का जो पहला सवाल होगा वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आने दे पेपर को देखी जाएगी, नहीं घबराते। क्योंकि मैंने कल आपको जो करवाना है मैंने आपको इसकी एक समरी देनी है, वो भाई सुन लिया करो। मैंने कल आपको इसकी समरी देनी है पहले से। ओ भाई, और सुन लो भाई सुन लो, फिर तू कहीं बैठा होता है क्लास में तो होता नहीं है। एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे क्लास में आ जाता है।
इनकम तो तेरी 20 लाख है, टैक्स तुम्हें 10 लाख लिखवा रहा है, पता नहीं तो कहाँ बैठा हुआ है। और एक्स की वैल्यू में सबसे पहले 2 बंदा आया हुआ था, एक्स की वैल्यू ये होती है। देखा फिर एक्स की बात। कल मैंने आपको समरी शीट देनी है वाली, इस समरी शीट के बाद दुनिया जहान की एडजस्टमेंट हो, आपके सारे सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियोज जो सैलरी में है वो सारे यहाँ पे लिखे हैं। 44 रूल्स हैं, पेपर में 7-8 आते हैं। कॉमन रूल में आपको लिखा दूंगा कौन से आते हैं, वही कर जो न्यूमेरिकल्स उसमें से होते हैं। उसके बाद फिर मैंने जो आपको न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, आज तक इनकम टैक्स के 17 सवाल आए हैं आपके पास पेपर में। उन 17 सवालों में से जो कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सैलरी के सारे सवाल थे वो मैंने सेपरेट कर दिए हुए हैं, वो मैंने क्या करने हैं आपको करवाने हैं। उसके बाद इनकम टैक्स न्यूमेरिकल आपके लिए कुछ नहीं रह जाएंगे, क्योंकि अगर एक सवाल 17 मार्क्स का है ना तो सैलरी की एडजस्टमेंट 11 मार्क्स की है। बाकी हेड्स ऑफ इनकम जो है 5-6 नंबर के होते हैं। तो गेट रेडी करेंगे। उसके बाद आप 4 क्लास टेस्ट देना है कि आफ्टर क्लास देना है?